brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके साथ सचिन वैद और आपको आज एक ख़ास मेहमान से मैं आप मिलाने जा रहा हूं, क्योंकि जब हॉकी की बात होती है ना तो इनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ इस समय PR श्रीजेश मौजूद है। वेरी वेलकम टू आवर शो। स्पेशली कैसे देखते हैं आप, क्योंकि 100 ईयर्स की जर्नी जो है अब हॉकी कंप्लीट करने वाला है, हमारा नेशनल गेम, और पूरा इंडिया इसका इंतज़ार कर रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ एंड सो प्राउड बिकॉज पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री, क्योंकि जब आप जितना भी देखो हॉकी का हिस्ट्री हमेशा ऊपर ही रहेगा। 8 गोल्ड इन ओलंपिक गेम्स, दैट वाज फैंटास्टिक, एंड इवन आई आल्सो फॉर्चुनेट इनफ टू होल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल, सो 8 gold medal, 1 silver, 4 bronze medal. Wow, what a journey. And if you see, hockey is a game which is emotionally attached with Indians. हमारा प्राइम मिनिस्टर सर ने भी यही बोला था जब टोक्यो में मेडल जीता या पेरिस में मेडल जीत के आया था हम लोग। सर ने भी यही बोला था कि अरे यार, इंडिया के लिए जितना भी मेडल आ जाए ओलंपिक्स में, बट जब हॉकी का मेडल आता है वो अपना फील होता है, उसका मज़ा कुछ अलग है। तो दैट इज़ हाउ हॉकी इज़। हॉकी इतना स्टार्स को इंडिया के लिए दे दिया, पूरा दुनिया में इंडिया का एक पहचान हॉकी के थ्रू ही हुआ। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर इंडियन हॉकी। 100 साल की जर्नी को देखें, कितने बड़े स्टार प्लेयर्स रहे हैं। ध्यानचंद सर शुरुआत हुई वहाँ से, उसके बाद बलबीर सिंह सर को हमने देखा, उसके बाद धनराज पिल्ले सर को हमने देखा, आपका दौर भी देखा, और अभी हम यंग दौर भी देख रहे हैं जो कि इस समय चल रहा है। किस तरीके से इस ट्रांजिशन को आप देखते हैं? क्योंकि पहला जो आया था गोल्ड 1928 एम्स्टरडैम के अंदर, और वो जो पीरियड था पहले जो 20-22 साल थे वो बहुत ज़बरदस्त रहे। उसके बाद हमने 60s वाला भी देखा, 80s 90s में थोड़ा सा हमारा स्ट्रगल था, हार्ड पॉइंट था, लेकिन उसके बाद जो 2020 में हुआ वो 41 ईयर्स का जो इंतज़ार था ब्रॉन्ज में बदला। कैसे आप देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर के अब तक इस पूरी जर्नी को? सी, हॉकी हमेशा इंडियंस का एक गेम रहा है। हमने बहुत अच्छा डोमिनेशन किया वर्ल्ड के ऊपर। तब हॉकी होता था ग्रास ग्राउंड में, जहाँ पे इंडिया में हर एक कोने पे, हर एक स्कूल पे, हर एक गली पे लोग हॉकी खेलता था, और पहचान होता था कि नॉर्मली कि अरे यार, हॉकी ग्रास ग्राउंड में कैसे खेला जाता है। बट हमारा डाउनफॉल ज़्यादा शुरू होने लग गया था जब हॉकी ग्रास ग्राउंड से एस्ट्रोटर्फ में बदल गया, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ नेचुरल ग्रास जैसा नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा आपका फिजिकल डिमांड होता है, आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, आपका बॉडी उसमें इन्वॉल्व होता है, और टेक्निक अलग होता है, उसमें जो खेलने का तरीका अलग है, सिस्टम अलग है, मतलब टोटली बदल जाता है। जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जो ग्रास में जो हॉकी खेलते हैं और एस्ट्रोटर्फ में। एंड जब यूरोपियंस एस्ट्रोटर्फ को इंट्रोड्यूस किया, वो लोगों ने वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव था वो लोगों के लिए, बहुत आसान था एक एस्ट्रोटर्फ बनाना। बट हम इंडियंस को देखेगा तो बहुत एक्सपेंसिव बन गया था, फिर हमारे पास उसका रिसोर्सेस नहीं था। तो मेरे हिसाब से वो एक गैप थोड़ा बन गया था कि आप देख लो, हॉकी का रूल्स भी थोड़ा बहुत फिजिकल गेम को सपोर्ट करने वाला था। एंड हम इंडियंस बहुत ब्यूटीफुल हॉकी खेलते हैं, स्किलफुल हॉकी खेलते हैं, कलाकार बन जाता था हम लोग। इसलिए तो ध्यानचंद जी का भी नाम देख लो, आई मीन इस विजार्ड है इंडियन हॉकी का, तो नहीं, वर्ल्ड हॉकी का ही बोल दो। तो हमारा स्टाइल एस्ट्रोटर्फ में ज़्यादा तरफ यूज़ नहीं हो रहा था, तो उसका ही फ़र्क था कि जो उसका ही एक नतीजा था कि हमारा जो डाउनफॉल हो गया। बट आफ्टर दैट हम लोग एशिया में तो राज कर रहा था, हम लोग एशियन गेम जीत रहे, बट ओलंपिक्स में हम लोग को ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। बट वो 41 ईयर्स के बाद हम टोक्यो में जब वापस आ गया, तो मेरे हिसाब से एक कंसिस्टेंट हार्डवर्क था टीम का। जब 2008 में हम लोग जब क्वालिफाई नहीं कर पाए ओलंपिक्स में, तब से लेके नया फॉरेन कोचेस आ गया, नए चेंजेस आ गया, हॉकी इंडिया लीग इंट्रोड्यूस हो गया, प्रो लीग में हम लोग पार्टिसिपेट करने लग गया, हम लोग को ज़्यादा तरफ यूरोपियन एक्सपोजर मिलने लग गया। तो जितना चीज़ हमने हॉकी को डेवलप करने के लिए पिछले 10 साल से कर रहा हूँ या 12 साल से कर रहा हूँ, उसका बेनिफिट हमें पिछले 5 साल से मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से वी आर गेटिंग इनटू ए राइट ट्रैक, एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साई मिनिस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। हॉकी इंडिया को जितना हेल्प वो लोग कर रहे हैं, उसका एक बेस्ट पार्ट है हम लोग अभी एक राइट ट्रैक पे, एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बिल्कुल, 7 तारीख वो डेट है जब 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे, और एक स्पेशल फ्रेंडली मैच भी रखा गया है ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर, जहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो उनके साथ, मिनिस्टर्स के साथ आपका मैच होगा। यहाँ पर वुमेंस भी खेलेंगी, मेंस भी खेलेंगे। तो ये एक इसको यूनिटी को किस तरीके से देखते हैं, जो एक मैच होगा, एक बार फिर सब मिलेंगे लेजेंडरी प्लेयर्स? सी, एक फ्रेंडली मैच हमेशा बहुत
पुराना प्लेयर लोगों को या लेजेंडरी प्लेयर्स को वापस ग्राउंड में आने के लिए एक मौका देता है। वहाँ पे सब अपना ऑडियंस से डायरेक्टली मिलना चाहता है, और ऑडियंस लोग जो ये लेजेंडरी प्लेयर्स को मिस कर रहे हैं वो लोगों को ग्राउंड में आखिरी बार या एक और बार देखना चाहता है। तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट थिंग, एंड डेफिनेटली जेंडर इक्वालिटी, आई मीन अब हॉकी में आजकल देखा जाएगा तो अंपायर्स लोग एक मेन एंड वीमेन अंपायर मैनेज कर रहा है, या एक टेक्निकल टेबल पे एक जज वीमेन हो सकता है। सो इट्स एन इक्वालिटी, सो वी ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट दैट थिंग। तो इसलिए तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हाँ यार, कैसे भी कुछ फंक्शंस या जो एग्जिबिशन मैचेस हो, हम लोग ट्राई करते हैं कि हाँ यार, जेंडर इक्वालिटी का भी हम लोग इन्वॉल्व करें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यहीं पर मैच नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में 500 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है मैचेस ऑर्गेनाइज होंगे। स्कूल में, कॉलेजेस में तैयारियां अभी हो चुकी हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं जब हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, जब हम इंडिया को कहते हैं कि अलग अलग सिटीज़ में जाकर के जो टैलेंट है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, या वो बच्चे आगे आएंगे, बढ़ेंगे हॉकी में। 500 डिस्ट्रिक्ट तक सेलिब्रेशन होगा, उसको आप कैसे देखते हैं? आप इतना सोचो, 500 डिस्ट्रिक्ट में कितना टीम खेलता होगा? 1000 टीम। एक टीम में 18 बच्चा सोच ले तो कितना बच्चा हो गया। तो हमने एक दिन में इतना बच्चा लोगों को हॉकी को इंट्रोड्यूस करा रहा है, एंड वो लोगों को हॉकी की स्पेशल गेम है। अब एक बार हॉकी खेलोगे ना तो फिर आप हॉकी स्टिक कभी नीचे नहीं रखोगे। तो बच्चे लोगों को हम लोग बचपन में एक स्वीट दे रहे हैं, अरे यार जस्ट ट्राई दिस गेम। और जब वो लोग खेलोगे वो लोगों के लिए एक मज़ा आने लग जाता है, एंड दे आर पार्ट ऑफ ए ग्रेट ब्यूटीफुल गेम। और ऑटोमेटिकली वो स्वीटनेस को कभी नीचे गिरने नहीं देना है। दैट्स व्हाट वी सेज ग्रास रूट प्रोग्राम। बच्चे लोगों को खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी देना है, वो लोगों के लिए टूर्नामेंट कंडक्ट करना है। तो वो लोग के अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, एक जीतने का जज्बा हम लोग को पैदा करना पड़ता है। तब जब वो चीज़ होने लग जाता है ना, वो लोग बोलते हैं अरे यार इस बार हार गया, अगले बार जीतना है। देन वी गेट मोर प्लेयर्स, मोर टफर प्लेयर्स। वही प्लेयर्स को हम लोग ग्रास रूट लेवल से मॉनिटर करके हम लोग अंडर 16, अंडर 21 टीम में लेके आओगे। सो डेफिनेटली अंडर 10 ईयर्स ये लोग हमारा बेस्ट क्रीम बन सकते हैं नेशनल टीम के लिए। एज अ प्लेयर पहले, फिर कैप्टन, और उसके बाद ये जो ट्रांजिशन हुआ, आपने डिसाइड किया कि भाई अब मैं जूनियर टीम को अभी आप कोच कर रहे हैं। कितना मुश्किल है एज अ प्लेयर? आपके लिए ज़्यादा चैलेंज था, या एज अ कोच आप मान रहे हैं कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग? एज ए प्लेयर आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता होता है कि आपको कहाँ पे काम करना है, किस तरीके से अपने आप को फिट रखना है या परफॉर्म रखना है। बट जब आप कोच बनते हो आपको एक दूसरे को जानना पड़ता है। आपको एक को नहीं 18 लोगों को साथ में लेके जाना है। आपके पास 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से आपको 18 को चूज़ करना है, आपको स्टाफ को देखना है, आपको टीम बनाना है, आपको टीम स्ट्रैटेजीज बनाना है, आपको टीम को प्रिपरेशन करना है, ट्रेनिंग कराना है। सो इट्स ए बिग प्रोसेस। तो बट कोचिंग इट्स लाइक माई पैशन। कोचिंग मुझे अच्छा लगता है, तो कोचिंग करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। बट हाँ, जब एक ट्रांसिशन होता है तो ऑटोमेटिकली बीइंग ए गोलकीपर हम लोग ज़्यादा टाइम कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, मिडफील्डर से बात करते हैं, टीम मीटिंग में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे एक कोच बनने में बहुत मदद की है। बट डेफिनेटली प्लेइंग कैरियर इज़ टोटली डिफरेंट दैन कोचिंग। सो बट मुझे कोचिंग अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं एंजॉय कर रहा। कोचिंग की बात करें, क्योंकि बड़े अच्छे से आपने ट्रेन किया, लेकिन लास्ट मंथ एक बहुत क्लोज गेम हम ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-1 से नैरो वो मिस कर गए जीते जीते। लेकिन इस मंथ भी हम कह सकते हैं एक बड़ा टूर्नामेंट जो है एंड ऑफ द मंथ शुरू होना है। किस तरीके से तैयारियां चल रही है, किस तरीके से जो यंग गन्स हैं वो तैयार प्रिपेयर कर रहे हैं? नवंबर 28 को जूनियर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, एंड हमारा फर्स्ट मैच भी नवंबर 28 को है। और जूनियर टीम इज़ रियली गुड। जूनियर टीम का जो प्रिपरेशन था पिछले 1 साल से मैं जूनियर टीम के साथ, तो हम लोगों का परफॉर्मेंस है, हम एशियन चैम्पियंस है। अभी जौहर में था, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में 2-1 हार गया, बट स्टिल प्लेयर्स आर इन ए गुड शेप। ये लास्ट प्रिपरेशन पीरियड था जौहर कप, एक प्री वर्ल्ड कप, मिनी वर्ल्ड कप बोल सकते हैं, वही था। तो परफॉर्मेंस वाइज वी वेर गुड। स्टैटिस्टिक वाइज जो हम लोगों ने जो तरीके से गेम खेला, जो तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया हम लोगों ने। तो मेरे हिसाब से टीम इज़ इन द राइट ट्रैक। बट when it comes to the juniors, junior world cup is really important। वो लोगों के लिए ओलंपिक गेम्स है जूनियर वर्ल्ड कप, तो उसका प्रेशर रहेगा बच्चों लोगों के ऊपर, उसका थोड़ा वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा। तो डेफिनेटली टीम इज़ प्रिपेयर, टीम इज़ रियली गुड फॉर जूनियर वर्ल्ड कप। बट अगेन दैट पर्टिकुलर डे किसने अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्मेंस करता है वही जीता है। तो मेरा भी फोकस ये है कि वो लोगों को वो दिन के लिए प्रिपेयर करना है। इंडिया के अंदर अगर हम हॉकी की बात करें तो जब इंस्पिरेशनल फिगर्स की बात आएंगी तो उनमें आपका नाम ज़रूर आएगा। जब हम जगह जगह जा कर के नए नए लड़कों से बात करेंगे तो वो एक नाम ज़रूर लेंगे कि पियाश्री जेस सर की तरह हमें बनना है। आप किससे इंस्पायर होते थे? अगर मैं स्पेशली हॉकी की अगर बात करूँ, कौन थे आपके इंस्पिरेशन?
सी बचपन में हमने सिर्फ द डच प्ले का नाम ही सुना था, क्योंकि केरला, मैंने जैसे बोला केरला में हॉकी तरफ फेमस नहीं था, बट पिल्लानन का नाम तो उसी टाइम भी पूरा दुनिया जानता था। और जब हॉकी शुरुआत किया तो हम लोगों ने सबने सोचा चलो यार द डच भाई के जैसे बनना है। बट बाद में गोलकीपर बना, फिर ढूंढने लग गया, अरे यार इंडियन टीम का गोलकीपर कौन है। उस टाइम तो देवेश चौहान खेल रहा था, जूड भाई खेल रहा था उस टाइम, और उसके बाद एड्रियन डिसूजा आ गया। एड्रियन डिसूजा और मैंने साथ में भी खेला बहुत साल। सो धनराज भाई था बचपन का ही एक आई मीन हॉकी फिगर। बट व्हेन आई बिकम प्रोफेशनल गोलकीपर तो देन एड्रियन डिसूजा के साथ मेरा फ्रेंडशिप अच्छा था। ही बिकम माई मेंटर देन। राइट, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग से बात करते हैं तो ऑब्वियसली ध्यानचंद सर लेजेंडरी, उसके बाद धनराज पिल्ले सर का भी आपने जिक्र किया, आपकी भी हम बात करें, लेकिन आपके साथी जो खिलाड़ी रहे हैं उन्होंने भी कह सकते हैं एक छाप छोड़ी है हॉकी में। अगर हम हरमनप्रीत की बात कर लें या मनप्रीत की बात कर लें या रानी रामपाल की बात कर लें, अगर हम वुमेंस भी हॉकी की बात करें, किस तरीके से आप देखते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट हॉकी के अंदर, जो एक जनरेशन से लेकर के दूसरी पीढ़ी और अब एक नई जनरेशन प्रिपेयर हो रही है? सी दीज आर ऑल लेजेंडरी प्लेयर्स यार। आप देख लो, रघुनाथ है, सरदारा सिंह हो गया, आई मीन हरमन हो गया, रुपिंदर पाल हो गया, SV सुनील हो गया, बीरेंद्र लाकरा हो गया। देयर लाइक आई मीन ह्यूज नंबर्स ऑफ प्लेयर्स। रानी रामपाल हो गया, वंदना हो गया, सुशीला चानू हो गया, सबिता हो गया गोलकीपर्स में। सी नॉट ओनली मेंस हॉकी, इवन इंडिया का विमेंस हॉकी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आई मीन 2021 में, आई मीन स्मॉल, इतना छोटा सा, इसकी वजह से हमें मेडल मिस किया। सो ये लोगों का आजकल इम्पोर्टेंट ये है कि ये लोग स्टार्स है बच्चा लोगों के सामने, ये देर ऑल लेजेंडरी फिगर्स। हम लोग पुराने ज़माने में क्या न्यूज़पेपर में देखता है या कई रेडियो में सुनता था कि यार धनराज भाई खेल रहे हैं। अब टीवी में बहुत कम लोगों को मौका मिलता है मैच देखने के लिए, बट आजकल बच्चा लोग सोशल मीडिया में देखते हो तो आपके सामने स्टार्स पैदा हो रहे हैं, आपके सामने स्टार्स खेल रहे हैं, आपके सामने स्टार्स के पास मेडल्स है। तो ये लोग जेनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अपना विमेंस टीम भी बच्चे लोगों को उम्मीद देते हैं, हाँ यार आप लोग हॉकी खेलो और इंडियन टीम में आ जाओ, क्योंकि हम इंडियन कलर पहनते हैं और ओलंपिक्स में खेलता है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि हम लोग बोलते हैं इंडिया में लड़की लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, बट आप देख लो हमारे इंडियन विमेंस टीम का स्टैंडर्ड, दे आर प्लेइंग ग्रेट एम्बेसडर है गेम का। सो इट्स फैंटास्टिक। सो जो जितना भी नाम मैंने बोला है, सब ने एक गेम का परफेक्ट एम्बेसडर्स है, एंड दे आई मीन आई नो हॉकी इज़ इन द राइट हैंड्स राइट नाउ। बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट। मतलब हॉकी हो या हमारी क्रिकेट की वुमेंस टीम हो, हर जगह अगर आप देखें तो वुमेंस टीम हमारी अच्छा कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं हॉकी की, जो एक जनरेशन रही है कि ग्लोरी रही है पूरी 100 ईयर्स की, आने वाले समय में श्रीजेश के क्या गोल्स हैं? क्योंकि आप जब स्टार्टिंग कर रहे थे अपने करियर की, तब भी आपके गोल्स थे, आपने वो अचीव किए। फिर मिडल ऑफ द, हम कहें जब आपने लगभग एक दशक बिता लिया पूरा, फिर आपके गोल्स रहे। फिर हमने अभी रिसेंटली हमने देखा पेरिस ओलंपिक्स में देखा, उसमें देखा। उसके बाद अब नया आपने जो आपकी नई जो जर्नी है एज अ कोच, लेकिन अब आगे, इससे आगे और क्या क्या अचीव जो है PR श्रीजेश अभी करना चाहते हैं? सी अभी कोचिंग में बेबी स्टेप लगा रहा हूँ। अब तो फर्स्ट असाइनमेंट है जूनियर वर्ल्ड कप, बट बीइंग ए हॉकी प्लेयर और बीइंग ए हॉकी कोच, इट्स ऑलवेज ड्रीमिंग टू विन ओलंपिक्स गोल्ड मेडल फॉर श्योर। और उसके साथ साथ हॉकी में देखे जाएगा तो वर्ल्ड कप इज़ द मेजर इवेंट। तो हम लोग वर्ल्ड में एक, आई मीन पूरा वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है। सो दैट इज गोइंग टू बी 1975। यस। तो उसका एक बहुत बड़ा मिसिंग है, क्योंकि मैं खुद ही 4 वर्ल्ड कप खेला हूँ, तो एक भी बार हम लोग वही के नज़दीक भी नहीं पहुँच पाया। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ द बिगेस्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरा हर एक दिन, मेरा हर एक ट्रेनिंग सेशंस, मेरा हर एक दिन का लर्निंग मैं उसी को नज़र रखते हुए करता हूँ कि ताकि हाँ यार मुझे एक दिन मेरा टीम को लेके वहाँ पे पहुँचना है। क्या हम आगे आपको एज अ सीनियर टीम में कोचिंग करते हुए देख पाएंगे आने वाले कुछ ईयर्स में? देख, अभी तो मैं जूनियर्स में हूँ। अल्टीमेटली इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी और इफ़ आई एम डूइंग गुड, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू बी देयर। साथ ही में 1980 वो साल जब मॉस्को के अंदर हमने आखिरी मर्तबा गोल्ड जीता था, उसके बाद हमारा थोड़ा सा रफ पैच आया कुछ सालों के लिए, लेकिन फिर एक बार हमने 2020s में देखा 41 ईयर्स बाद हमने ब्रॉन्ज जीता। देन बैक टू बैक एक और बड़ा अटैम्प्ट आया था जहाँ पर ब्रॉन्ज हमने जीता। लेकिन वो जो गोल्ड की ख्वाहिश है वो इन फ्यूचर वी आर होपफुल कि हमें भारत को ज़रूर मिलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं करंट हॉकी इंडियन टीम को, और आने वाली जो जनरेशन है, वो जो नई जनरेशन आ रही है, क्या फ्यूचर लग रहा है इंडियन हॉकी का, अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करें? देख, बैक टू बैक ओलंपिक्स मेडल लकी से नहीं मिलता है, दैट्स अ हार्ड वर्क। और आजकल के जनरेशन में जितना लड़का लोग आ रहे हैं वो लोगों का ड्रीम भी वही है।
मैं जब हॉकी शुरू किया तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग ओलंपियन बनने के लिए खेलता था, बट आजकल का बच्चा लोग नॉट ओनली इन हॉकी, एनी स्पोर्ट्स आप देख लो, सब ने बोलते मुझे ओलंपिक्स मेडल जीतना है, सब ने एक ट्रेंड शुरू करके रखा है। तो जो मॉडर्न हॉकी में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, सब ने इंडियन टीम में आने के टाइम, इंडियन कैम्प में आने के टाइम वो लोग का ड्रीम है कि यार मुझे ओलंपिक्स मेडल का कलर चेंज करना है। इस बार हम लोग इतना खुश नहीं था कि पेरिस में ब्रॉन्ज, अरे यार नहीं यार, सम सिल्वर या गोल्ड जीतने वाला था बट मिस हो गया। तो वो मेंटालिटी इंपॉर्टेंट है, लोगों का मेंटालिटी चेंज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ड्रीम देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी 2024 खत्म है, 2028 के लिए प्रिपेयर है। 2028 में सबको उम्मीद है कि नहीं यार फाइनल्स खेलना है, फाइनल में जीतना है। सो दैट्स हाउ वी नीड टू चेंज मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर्स। हॉकी वैसा ही है, बट माइंड जिस टाइम चेंज हो जाएगा तो हमारा एम्बिशन बढ़ जाएगा, हमारा हार्डवर्क का तरीका चेंज हो जाएगा, हमारा अप्रोच चेंज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो तरीके से इंडियन हॉकी जा रहे से परफेक्ट वे, हमें जैसे ग्रास रूट का जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं, उसी में से आगे जाते जाते हमें बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट्स को मिलने वाला है। 2036 जो एक विजिबल ड्रीम पूरा इंडिया देख रही हो ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए, तो बाय द टाइम जो ये ग्रास रूट लेवल प्रोग्रेस चलते रहेगा, हमारे पास एक ग्रेट बंच ऑफ प्लेयर्स रहेगा जिसमें से हमें टोटल 18 क्रीम मिलेगा जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। 2036 जैसे हमने पढ़ा और जिक्र भी किया आपने, इट्स अ बिग अचीवमेंट। मतलब अगर हम इंडिया में अगर हम ओलंपिक्स होस्ट करेंगे, कैसे देखते हैं एज अ नेशन वाइज, क्योंकि कितना और ज़्यादा ये बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा इंडिया को? देख, फर्स्ट चीज़ ये है कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। ओलंपिक्स होस्ट करना आसान है इंडिया के लिए, बट ओलंपिक्स में मेडल विन करने के लिए हमारे पास रिसोर्स है क्या? हम लोग को बहुत ज़्यादा गेम्स के ऊपर ध्यान देना है, हमें स्विमिंग के ऊपर ध्यान देना है, हमें एथलेटिक्स के ऊपर ध्यान देना है, इंडिविजुअल गेमिंग के ऊपर ध्यान देना है, जिम्नास्टिक के ऊपर ध्यान देना है, जहाँ पे ज़्यादा मेडल्स है, हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, हमें ज़्यादा टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। एंड सेकेंड चीज़ इज ओलंपिक्स इस लाइक आप वर्ल्ड के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हाँ यार हम इंडियंस है, हम ओलंपिक्स कंडक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, ग्रास रूट लेवल से लेके स्कूल लेवल पे हम लोगों ने स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट दे रहे हैं, हम लोगों ने बच्चा लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चा लोग बचपन से खेल के अच्छा बन जाए। सो एक नेशन का पूरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने का लायक एक ओलंपिक गेम्स। एंड डेफिनेटली यू नीड टू यूज़ इट वाइसली, क्योंकि हमारे सामने बहुत कंट्रीज़ का हिस्ट्री भी है कि ओलंपिक गेम्स के बाद वो लोगों के साथ क्या हुआ। सो आवर गवर्नमेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड, वो लोगों का व्यू बहुत अच्छा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जी का भी जो विजन है ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, तो मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग ओलंपिक्स को होस्ट करने से। बिल्कुल। और लास्टली कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर हम देखें पूरी जर्नी को 100 ईयर्स में, जो हमने मेडल्स इतने सारे जीते, कोई और कंट्री ये नहीं कर पाई है, इतने 100 सालों के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीतना। लेकिन जो हमने ध्यानचंद सर से देखा, उसके बाद हमने धनराज पिल्ले सर को देखा, आपको भी देखा एज ए लेजेंडरी फिगर, क्या आपको लगता है जो करंट जनरेशन है हॉकी टीम में अभी, वो आने वाले समय में हमें और PR श्रीजेश या धनराज पिल्ले जैसे लेजेंड हॉकी प्लेयर्स और देगी आगे चल के? देख, हिस्ट्री में अब देखे जाएगा तो कोई ना कोई हमेशा किसी न किसी को रिप्लेस किया है। ध्यानचंद जी थे, बलबीर सिंह सीनियर सर थे, अशोक कुमार जी आए थे, RP सिंह जी आया, भगत सिंह। एज अ गोलकीपर तो हमेशा आपका नाम जो रहेगा, क्या हमें आगे फ्यूचर में एज अ गोलकीपर इतना बड़ा नाम बनता कोई दिखेगा इंडियन हॉकी में? होना चाहिए। देख, इंडिया में टैलेंट्स है, इंडिया में बहुत ज़्यादा गोलकीपर्स है, इंडिया में टैलेंट्स बहुत ज़्यादा है। श्रीजेश पियर अभी खेला था और आगे खेलने वाला बहुत ज़्यादा लोग आने वाला। पाठक अच्छा गोलकीपर है, सूरज अच्छा गोलकीपर है, दे आर ऑल कमिंग अप, इवन विक्रम, प्रिंस, दोस वर इन द जूनियर टीम आल्सो डूइंग गुड। सो ओवर द पीरियड्स मेरे से भी अच्छा गोलकीपर आने वाला है फॉर श्योर। इंडिया में टैलेंट्स का कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर्स है, देयर आर गोइंग टू बी ग्रेट गोलकीपर्स। बिल्कुल। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़, फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं अपने लास्ट सेगमेंट पर, कि जिस तरीके से भाई अब 100 साल पूरे होने वाले हैं, ये एक जर्नी रही है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आप रहे हैं। 4 वर्ल्ड कप्स आपने खेले हैं और शुरुआत जो हुई थी 1928 से लेकर के अब हम 2025 में, 1928 में हमारा पहला बाय द वे गोल्ड मेडल आया था और 2025 में हम कंप्लीट कर रहे हैं 100 ईयर्स। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं यूथ को जो हॉकी में अभी नए तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आपके समय में तो बहुत सारी आपको भाई अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलती थी, आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे कोचेस भी हैं, गाइड करने वाले मेंटर्स भी हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही है कि फोकस कैसे रखें? आपकी तरह जो फोकस आपने इतने सालों तक इंडिया को एज अ वॉल बनाए रखा है, क्या मैसेज आप उनको देंगे? ड्रीम देखो यार, सीरियसली आपको ड्रीम देखना चाहिए। एक दिन मैं ओलंपिक जाऊंगा, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप हार्डवर्क करते हो,
आप बेसिक्स करते हो, आप ट्रेनिंग करते हो, आप भागते हो, आप डाइट करते हो, आई मीन न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देते हो, आप साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हो, सो इट्स इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ आपका ड्रीम के लिए होना चाहिए। आप हारते हैं फॉर श्योर, आप जीतते हैं फॉर श्योर, बट नेवर गिव अप। हारने से आपको सिर नीचे नहीं करना है, जीतने से कूदना नहीं है। जस्ट फोकस, जब तक आपका मंजिल आपका हाथ में नहीं आए, जस्ट कीप हार्ड वर्किंग, दैट्स इट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज आपने दिया, क्योंकि जब हम मेडल्स नहीं जीत रहे थे उसके बाद जो इंडियन टीम ने जो पेशेंस दिखाया, जो डेडिकेशन दिखाई, वो हमने देखा 2020 वाला ओलंपिक्स और 2024 में जो टोक्यो के बाद हमने पेरिस में देखा, वो चीज़ नज़र आई। और वही चीज़ PR श्रेष्ठ लेजेंडरी उन्होंने बताया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेशेंस रखें, हार्डवर्क करें। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको इंटरेक्शन, बातचीत पसंद आई होगी, और इसी तरह हमारा देश जो है हॉकी के अंदर और ग्रो करता रहे, और आप सभी भी सेलिब्रेट किए जगह 100 ईयर्स का ये जो लीगेसी है हमारे लेजेंड्स ने बनाई है, उसको आगे भी आने वाली जनरेशन लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।